के टी जी, के टी जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है भैया। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? तो भैया सबसे पहले पढ़ना अपने को बॉयल्स लॉ। क्या पढ़ना है? तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है आपको याद है केमिस्ट्री में? कहता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है भैया, बॉयल्स लॉ देख लिए। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? वॉल्यूम होता है। प्रेशर क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? इनवर्सली। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो तो जो आपका प्रेशर होता है वॉल्यूम के क्या होगा? इनवर्सली होगा। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। पता नहीं पता आपको? ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं इसको। पीवी इक्वल्स में क्या होता है? एनआरटी होता है। तो पीवी इक्वल्स में क्या हुआ? एन आर, ये कांस्टेंट है और इसको आपने ऑलरेडी क्या कर दिया यहां पर, ये पूरी टर्म क्या होगी? एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, और टेम्परेचर भी आपने क्या किया बॉल्स ने? कांस्टेंट कर दिया। तो आपका क्या होगा? पीवी इक्वल्स में क्या हो गया? कांस्टेंट। तो पी इक्वल्स टू में क्या होगा? पी इक्वल्स टू में कांस्टेंट अपॉन में वी, तो पी इज इनवर्सली इक्वल टू क्या हो गया? वी हो गया। ये बॉल्स हो गया। ठीक है भैया। अब देखिए ग्राफ, इसके ग्राफ, ग्राफ पहला है पी वर्सेस वी का, यानी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। वैसे आपने खींच रखा है इसको थर्मोडायनेमिक्स में, इसको इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। पी वर्सेस वी का, तो आप देख रहे हो दोनों इनवर्सली है, और जो चीजें इनवर्सली होती है उनका ग्राफ क्या होता है? ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का वॉल्यूम V1, यहाँ का प्रेशर P2 और यहाँ का वॉल्यूम V2। ठीक है। अच्छा, आपको पता है भैया, और यहाँ पर ये P वर्सेस V का है। दूसरा ग्राफ है P वर्सेस 1/V का। देखिए P V के इनवर्सली था। अगर मैं देखूं प्रेशर वॉल्यूम के क्या है? इनवर्सली है। लेकिन प्रेशर 1/V की क्या है? अब प्रेशर V के क्या है? इनवर्सली है। लेकिन प्रेशर जो है वो 1/V के क्या है? डायरेक्टली है। ये क्या है? अब पी वी के तो इनवर्सली है, लेकिन पी जो है वो 1/V के क्या है? डायरेक्टली है। तो आप जब ग्राफ खींचोगे इसका पी और 1/V का, तो वो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आएगा। जो डायरेक्टली होते हैं उनका ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन आता है। अब निकालते हैं इसका स्लोप। इसमें स्लोप नहीं निकालना, इसमें निकाल रहे हैं स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा। और tan क्या होता है? y अपॉन में x। y एक्सिस पर कौन है यहां पर? p। और x एक्सिस पर कौन है? 1/V। तो आप देखोगे स्लोप क्या आ गया इस वाले ग्राफ का? पीवी। और पीवी किसके बराबर होता है? एनआरटी के। ठीक है भैया। तो हम लिख रहे हैं स्लोप इक्वल्स टू में क्या हुआ? एनआरटी आ गया। क्या आ गया? एनआरटी आ गया। जी स्लोप क्या है? टेम्परेचर के क्या है? डायरेक्टली है। स्लोप क्या है? टेम्परेचर के। तो इस केस में आप देखोगे क्वेश्चन कैसे आता है, किसका टेम्परेचर ज्यादा है, किसका टेम्परेचर ज्यादा है? तो ग्राफ आपको दे रखा है पी और 1/V के बीच का ग्राफ है ना। ए बी सी। अब देखिए भैया इनमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा? तो मैंने देखा भैया कि स्लोप जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली है। पी और 1/V के ग्राफ में स्लोप जो है टेम्परेचर क्या है भैया? डायरेक्टली है। सबसे ज्यादा स्लोप क्या है? हेयर स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ सी। सो टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन, ठीक है, समझ गया? अच्छा, बॉयल्स लॉ फॉर, बॉयल्स लॉ फॉर न्यूमेरिकल।
न्यूमेरिकल के लिए बॉयल्स लॉ क्या होगा, तो आपको पता है पीवी इक्वल्स में क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना। तो आप ग्राफ खींचते हो पीवी ग्राफ, तो आपका ग्राफ ऐसे आता है, इस पॉइंट का प्रेशर क्या था P1, वॉल्यूम क्या था V1, इसका P2, वॉल्यूम क्या है V2। तो हम लिख सकते हैं इसको P1 बराबर में V1 और P2 बराबर में, न्यूमेरिकल के लिए आप बॉयल्स लॉ को इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब आते भैया चार्ल्स लॉ पे, किस पे आते हैं, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या कहता है भैया, ध्यान दीजिएगा भैया। चार्ल्स लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स क्या, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, एट अ कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, सॉरी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दे तो जो वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कुकर में आपने प्रेशर क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। अब आप जितना उसको हीट दोगे कुकर क्या होगा उतना ज्यादा फैलेगा, अंदर का प्रेशर नहीं बढ़ रहा। आपको पता है कि अगर आप हीट दे रहे हो, एक चीज आपने कांस्टेंट कर दिया तो दूसरी चीज बढ़ेगी, दूसरी चीज क्या है पर, अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा। तो चार्ल्स ने बोला भी यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें और टेम्परेचर बढ़ाएं तो उससे क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम। चलो प्रूफ करते हैं इसको, प्रूफ। तो अपने को पता पीवी कोर्स में क्या होता है, एनआरटी होता है। आपने क्या, इनने क्या कांस्टेंट किया था, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, तो हमने क्या किया, वी इक्वल्स में एन आर अपॉन में क्या लिख दिया, प्रेशर, क्या कर दिया, और ये वी लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। एन क्या है, कांस्टेंट है, आर क्या है, कांस्टेंट है, और चार्ल्स ने पी को भी क्या कर दिया था, अरे हाँ वो जानबूझ के लिख दिया, चार्ल्स ने किसको, प्रेशर को भी क्या कर दिया, कांस्टेंट, तो ये पूरी टर्म क्या बन गई, कांस्टेंट, क्या बन गई, तो वी इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या, टेम्परेचर। ये क्या है, चार्ल्स लॉ है। चलो निकालते हैं इसका स्लोप, ग्राफ v वर्सेस t का ग्राफ बना रहे हो, ठीक है। अब डायरेक्टली ये दोनों, तो भैया ग्राफ कैसे आएगा आपका, ऐसे आएगा सीधा, सीधा आएगा नहीं आएगा, ठीक है। स्लोप निकालो इसका, स्लोप बोले तो tan थीटा, tan बोले तो y अपॉन में x, y क्या है बेटा, और अब x क्या है, यानी स्लोप क्या है, vt आ गया। हम जानते हैं वी नो, पीवी कोर्स में क्या होता है, एनआरटी, पी अपॉन में वी क्या होगा, पी अपॉन में टी क्या होगा, एनआर अपॉन में क्या होगा, पी, एनआर अपॉन में पी हो जाएगा ना आपका। तो ये है क्या, स्लोप है, तो स्लोप आ गया आपका। हम देख रहे हैं स्लोप जो है वो प्रेशर के क्या है, इनवर्सली है, क्या है, ये स्लोप है ना, ये पूरा स्लोप है, और स्लोप की वैल्यू कितनी रखी है ये, और यहां पर एन आर कॉन्स्टेंट है, तो प्रेशर के क्या होगा, स्लोप इनवर्सली होगा ना। तो हम क्या लिखेंगे अब इसे, अब क्वेश्चन देखिए इस पे कैसे आते हैं, किसका प्रेशर ज्यादा है, वी और टी का ग्राफ खींच दिया, ए और बी, बताओ किसका प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका स्लोप कम उसका प्रेशर, जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर, जिसका स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, so pressure of B is greater than pressure of A, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आती है, कैलकुलेशन ऑफ फाइनल प्रेशर, कैलकुलेशन ऑफ फाइनल प्रेशर, क्योंकि आपको सॉरी फाइनल वॉल्यूम, फाइनल, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा, नया वॉल्यूम क्या आएगा, तो मैंने बोला वी नॉट क्या है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस
गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और V क्या है? वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट T डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? T डिग्री सेल्सियस। तो जो नया वॉल्यूम होगा, मतलब ये वाला जो वॉल्यूम होगा, वो होगा आपका हमेशा V नॉट 1 प्लस टी अपॉन टी इन सेंटीग्रेड अपॉन में 273.15 सेल्सियस। इसके रेशियो के बराबर होगा। जब भी आपको फाइनल वॉल्यूम निकालना है तो आपको 0 डिग्री का वॉल्यूम पता होना चाहिए, टेम्परेचर पता होना चाहिए। चलो एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस? क्या होगा? तो भैया हमें पता है इनिशियल क्या, इनिशियल ये है। तो देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। क्या होगा? V इक्वल्स टू में V नॉट 1 प्लस टेम्परेचर क्या बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस लिख दो, 273.15। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या होता है? 0। ये पूरी टर्म क्या होगी? 0। तो क्या होगा? V इक्वल्स टू में V नॉट, यानी V फाइनल और V नॉट दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट T इक्वल्स टू में 273.15 डिग्री सेल्सियस। इस पे क्या होगा? ठीक है, इतने सेल्सियस पे कितना होगा? तो देखिए भैया, V इक्वल्स टू में V नॉट 1 प्लस 273.15 अपॉन में V नीचे क्या है? 15। आंसर क्या आएगा? V इक्वल्स में 2V नॉट। मतलब आपका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट T इक्वल्स टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसे याद है टेम्परेचर को नाम देता था मैं एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोलता था? सोल्यूशन देखिए, V इक्वल्स में V नॉट 1 प्लस क्या होगा? -273.15 अपॉन में 273.15। काटोगे तो क्या होगा? -1 बचेगा। 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। तो क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0। और आपको पता है इससे छोटा टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 0 से अगर इससे छोटा टेम्परेचर करूंगा तो वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव वॉल्यूम मीनिंगफुल नहीं होता। ठीक है, इस यहां पे लिख देता हूं, इससे छोटा टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आता है आपका गे लुजैक लॉ। गे लुजैक लॉ ये कहता है भैया, गे लुजैक ने बोला कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा? टेम्परेचर। अब देखो भैया, प्रेशर कुकर का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। साइज बढ़ जाता है क्या? नहीं बढ़ता ना। यानी प्रेशर कुकर का वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। अब जितना नीचे से आप हीट दोगे, अंदर का प्रेशर क्या होगा? प्रेशर कुकर के अंदर का उतना ही ज्यादा क्या होगा? बढ़ेगा, है नहीं? तो अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो तो जो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। प्रूफ देखिए। अच्छा, इसको न्यूमेरिकल के लिए नहीं किया ना, न्यूमेरिकल के लिए देख लो। वन न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल हमें पता है, जो V होता है इसमें, वो ठीक है क्या होता है? डायरेक्टली होता है ना? तो V इक्वल्स टू में कांस्टेंट इंटू में T। तो V इक्वल्स में क्या हुआ? V अपॉन में T क्या हो गया? कांस्टेंट। अब इसको लिखते हैं, V1 T1 बराबर में V2 T2। ये न्यूमेरिकल के लिए होता है। ठीक है,
न्यूमेरिकल मतलब आपको वॉल्यूम दे रखा होगा, टेम्परेचर दे रखा होगा, दूसरे केस का वॉल्यूम पूछेगा, टेम्परेचर दे रखा होगा, ठीक है, वहां से आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो गेल-लुजैक कहता है भैया अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर दे तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे अंदर का प्रेशर भी क्या होगा उतना बढ़ता चला जाएगा। प्रूफ देखिए, पीवी इक्वल्स में क्या होता है, एनआरटी होता है। अब अपने को पता है भैया यहां पर किसको कांस्टेंट कर दिया हमने, वॉल्यूम को, तो पी इक्वल्स टू में एन आर अपॉन में वॉल्यूम को एक साथ में लिख दिया, ये टेम्परेचर, ये पूरी टर्म क्या होगी कांस्टेंट हो चुकी है, तो पी इज डायरेक्टली क्या होगा, ठीक है। ग्राफ देखिए, ग्राफ ग्राफ किसके बीच में, पी वर्सेस टी के बीच का ग्राफ, तो डायरेक्टली है ना दोनों, तो ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। स्लोप निकालिए, स्लोप बोले तो tan थीटा, tan बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी y अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है p और बेस क्या है, हम देख रहे हैं ये आ गया पीटी, स्लोप हमारा इतना आ गया, हम जानते वी नो, पीवी इक्वल्स में क्या होता है एनआरटी होता है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पी अपॉन में टी की, पी अपॉन में टी की वैल्यू क्या आएगी, एनआर अपॉन में पी आएगा। ये क्या है, स्लोप है, स्लोप किसके इनवर्सली आ रहा है, स्लोप ये है और उसकी वैल्यू ये तो कांस्टेंट है, तो यानी क्या स्लोप क्या है, वॉल्यूम का क्या है, इनवर्सली है, किसका, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, जिसका स्लोप कम होगा। पी और टी ग्राफ खींच दिए मैंने, ए बी, किसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप ऑफ ए ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, सो प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ, ठीक है, और न्यूमेरिकल, अच्छा कैलकुलेशन ऑफ फाइनल प्रेशर, कैलकुलेशन ऑफ फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो भैया देखिए पी नॉट क्या है, प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और पी क्या है, प्रेशर एट टी डिग्री सेल्सियस, देन पी जो होगा किसके बराबर होगा, पी नॉट 1 प्लस टी अपॉन में 273.15, ये प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है जैसे हमने पीछे किया था, ठीक है। फोर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल के लिए क्या होगा भैया, आपको पता है भैया पी अपॉन में वी क्या होता है, सॉरी क्या था यहाँ पे, पीवी इक्वल्स में क्या होता है एनआरटी। अब चार्ल्स लॉ किस पे, गेल-लुजैक लॉ किस पे वैलिड होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, किस पे होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, तो पी अपॉन में टी की वैल्यू निकाला, एन आर अपॉन में वी, ये पूरी टर्म क्या आ गई कांस्टेंट, तो न्यूमेरिकल क्या होगा, P1 अपॉन में Tn बराबर में P2 अपॉन में P2, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये पूरा गेल-लुजैक लॉ खत्म हो गया, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस, आइडियल गैस की एक्सप्रेशन कराने जा रहा हूं, ठीक है भैया। ये दो लॉ से मिलकर बनता है, एक होता है बॉयल्स लॉ और एक होता है चार्ल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है भैया, प्रेशर इज इनवर्सली इक्वल टू क्या होता है भैया, या वॉल्यूम इज इनवर्सली इक्वल टू क्या होता है प्रेशर, ये होगी फर्स्ट। और अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली इक्वल टू टाइम, यहाँ पे गधे हो क्या, तुम्हें याद ही नहीं था कुछ भी, ये पहली क्वेश्चन है, ये क्या है दूसरी क्वेश्चन, ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो क्या होगा, v इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा t अपॉन में p, कोई दिक्कत तो नहीं है, t अपॉन में p। अब यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, v इक्वल्स टू में k, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा रहा हूं, k t अपॉन में क्या हो गया p, प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया ना, कांस्टेंट लगा दिया। अब हम लिख रहे हैं यहां पर k की वैल्यू क्या होगी, vp अपॉन में क्या आ गया t। जब हम इसको एसटीपी पे सॉल्व करते हैं तो एट एसटीपी मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे अगर आप वॉल्यूम की वैल्यू देखो तो 22.4 लीटर आती है, क्या आती है
प्रेशर की वैल्यू क्या होती है 1 atm, क्या होती है, और टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ठीक है, जब सारी वैल्यू को केल्विन में रखना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 273.15 केल्विन। ठीक है, ये रखते, वरना 0 रखो तो मामला गड़बड़ा जाएगा ना। ठीक है, जब सारी की वैल्यू रखते हैं तो के की वैल्यू आती है 18 पॉइंट, आर की वैल्यू क्या होती है भाई 3 पॉइंट, हाँ 3 पॉइंट, अब आर की वैल्यू क्या थी यार, आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.31, हाँ 8.31। इसको हम क्या ले लेते हैं, आर के नाम से जान लेते हैं, क्या लेते हैं, आर के नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे, आर की वैल्यू जो 8.31 आई है ना, 31 है ना, 31, इसी को क्या कहते हैं भैया, आइडियल गैस कांस्टेंट फॉर 1 मोल। इसके लिए भैया 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए जो आइडियल गैस कांस्टेंट होता है उसको आर लिखते हैं। यहां से आपकी आर की वैल्यू आती है, तो देन हम लिखते हैं इसको क्या लिखा भैया, देन वीपी अपॉन में नीचे क्या था, टी था ना, इक्वल्स टू में आर आ गया, तो इसे लिखेंगे पीवी इक्वल्स में क्या हुआ आर टी। ये है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर अ मोल, सिंग 1 मोल, 1 मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन है। फॉर एन मोल, एन मोल के लिए क्या होगा, पीवी इक्वल्स टू में एन आर टी हो जाएगा, ये 1 मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन फॉर एन मोल। ठीक है, अब देखिए, अब आपको चीजें पता लगेंगी जो आपको कभी पता ही नहीं थी। ठीक है, इफ अ गैस हैज 1 ग्राम, सर यार गैस हैज, इफ अ, क्या लिख दिया, इफ अ गैस ऑफ मास 1 ग्राम, देन भाई प्लीज बोलिए मत, एंड 1 ग्राम एंड मोलर मास, एंड मोलर मास कैपिटल एम नॉट है, क्या है, देखिए एक गैस है जिसका मास क्या है 1 ग्राम है और मोलर मास क्या है एम नॉट है, तो हम क्या लिखेंगे इसके, मोल क्या होता है, देन एन क्या होगा गिवन मास अपॉन में मोलर मास, है ना, तो एन की वैल्यू क्या है, गिवन मास कितना है 1 ग्राम, मोलर मास क्या है एम नॉट ग्राम, ये कैंसिल हो गया तो मोल की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन में एम नॉट, देन आइडियल गैस कैन बी रिटन एज, gas can be written as क्या होगा, पीवी इक्वल्स टू में एन की वैल्यू क्या रखी है 1 बाय में एम नॉट, आर इंटू में क्या होगा टी। अगर आप देखोगे तो आर अपॉन में एम नॉट जो है उसको लिखते हैं स्मॉल आर, क्या लिखते हैं स्मॉल आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पीवी इक्वल्स टू में स्मॉल आर इंटू में टी। तो ये है आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 ग्राम, ऐसी गैस जिसका मास क्या है 1 ग्राम है, उसके लिए ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 ग्राम। ठीक है, अब देखिए आते भैया आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं भैया 1 मोल गैस का आइडियल, वो 1 मोल गैस का जो आइडियल गैस कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है आर, क्या होती है। ठीक है, एज वी नो, एज वी नो, एज वी नो 1 मोल आइडियल गैस, आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है आर। अच्छा 1 मोल में कितने मोल गैस होंगे, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस का जो आइडियल गैस कांस्टेंट होता है वो कितना होता है आर होता है। 1 मोल मॉलिक्यूल्स के आइडियल गैस कांस्टेंट क्या होता है आर होता है। अच्छा 1 मोल में कितना नंबर होता है एन, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, यही होते हैं ना, उसमें जो आइडियल गैस कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है आर। तो 1 मॉलिक्यूल का आइडियल गैस कांस्टेंट क्या होगा आर अपॉन में एन ए,
इसको लिखते हैं केबी, और इसका नाम होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहां से आता है आपका, ठीक है। इसे पढ़ लेना, ये सब चीजें नहीं बताई जाती, यहां रटवाई जाती है, लेकिन यहां करवा रहा हूं प्रॉपर वे में, ठीक है। एक मोल मॉलिक्यूल अगर रहेंगे तो उनका आइडियल गैस कांस्टेंट क्या होगा, कैपिटल आर। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, Na, तो एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, आर अपॉन में Na, उसको हम क्या लिखते हैं, केबी। केबी बोले तो बोल्ट्जमैन। तो यहां पर सो आर इक्वल्स में क्या होगा, केबी इंटू में Na, ठीक है। आर की वैल्यू क्या होगी, केबी इंटू में Na। हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला और होता है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में एवोगाद्रो नंबर। अरे लिख देना पहले, देखो गिवन नंबर को किस लिखते हैं, एन से, और एवोगाद्रो नंबर को किस लिखते हैं, एन से, ठीक है। तो आर की वैल्यू, आर क्या है, एक मोल मॉलिक्यूल का आइडियल गैस कांस्टेंट, ठीक है भैया। और यहां पर नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला मैंने ये निकाल दिया, 10 आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन ऑल्सो रिटर्न एज, कैसे लिखेंगे भैया, पीवी कोर्स में क्या होता है, एनआरटी होता है। पीवी ऐसे लिख दीजिए, एन की वैल्यू क्या रखी है, एन की वैल्यू क्या है, एन अपॉन में एन। आर की वैल्यू क्या है, केबी इंटू में एन, इंटू में क्या हुआ, एन से एन क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो ये इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, पीवी इक्वल्स टू में एन केबी इंटू में टी। अब ये नई आइडियल गैस इक्वेशन आ गई, लेकिन ये क्या होगी, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन मॉलिक्यूल, एन मॉलिक्यूल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल्स टू में एन केबीटी। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, केबी क्या है, एक मॉलिक्यूल के लिए आइडियल गैस कांस्टेंट है। एक मॉलिक्यूल के लिए आइडियल गैस कांस्टेंट क्या होगा, केबी। एन मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, एन केबी। और अगर एवोगाद्रो नंबर बोलोगे तो क्या होगा, एन ए केबी। एन ए केबी की वैल्यू क्या होती है, आर। एन ए केबी की वैल्यू क्या होती है, आर। चलो भैया, हाँ, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए, एन नंबर ऑफ मोल के लिए होती है वो, ठीक है। तो भैया आपने देखा, तो वी नो पीवी कोर्स में क्या होता है, केबी सॉरी एन केबी इंटू में टी। इफ एन की वैल्यू क्या कर दो, एक, मतलब एक मॉलिक्यूल हो, तो उसके लिए आइडियल गैस कांस्टेंट क्या होगा, पीवी इक्वल्स टू में केबीटी। और इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या भैया, दो हो, तो यही आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी, पीवी इक्वल्स टू में 2 केबीटी हो जाएगी। तो भैया आपको पता लग गया कितनी सारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। तो देखिए भैया नोट में, पहली आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू में एनआरटी, ये क्या होती है, एन मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन। दूसरा पीवी इक्वल्स टू में स्मॉल आरटी, ये 1 ग्राम के लिए आइडियल गैस इक्वेशन है। तीसरा पीवी इक्वल्स टू में एन केबी इंटू में टी, ये एन मॉलिक्यूल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन है। चौथा पीवी इक्वल्स टू में केबी इंटू में टी, ये क्या है भैया, सिंगल मॉलिक्यूल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन। तो आपने देखी थी ये सारी इक्वेशन, नहीं देखी होंगी, आज देख लो, ठीक है। अब बात करेंगे भैया हम आइडियल गैस के, आइडियल गैस एंड रियल गैस, आइडियल गैस एंड रियल गैस। देखिए आइडियल गैस क्या होती है, रियल गैस क्या होती है, तो उसको तो हम लिखेंगे आइडियल गैस की प्रॉपर्टी में, लेकिन अभी इतना ध्यान रखो कि जो गैस पीवी इक्वल्स टू में एनआरटी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, जिसका प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट उसके नंबर ऑफ मोल आइडियल गैस कांस्टेंट टेंपरेचर के बराबर आता है, वो क्या है, आइडियल गैस है। और रियल गैस के लिए पीवी इक्वल्स टू में एनआरटी कभी भी बराबर नहीं होते। तो फॉर आइडियल गैस पीवी इक्वल्स में क्या होता है, एनआरटी। तो पीवी ये दोनों बराबर होते हैं,
तो पीवी अपॉन में क्या होगा, एनआरटी, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, या इसको लिखते हैं जेड, क्या लिखते हैं, इसका नाम होता है, जेड का नाम होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं इसको, ठीक है। इसकी वैल्यू को, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम जेड से लिखते हैं, और आइडियल गैस के लिए दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो जेड की वैल्यू क्या होगी 1, यानी आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है 1 आती है। बट फॉर रियल गैस अगर मैं रियल गैस की बात करूं तो पीवी एन आर टी के बराबर नहीं आता, तो देन पीवी अपॉन में एन आर टी यानी कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, या तो 1 से ज्यादा आएगी या 1 से कम आएगी। तो यहां पर z की वैल्यू जो होगी वो 1 के बराबर नहीं आती, या तो z 1 से ज्यादा होता है या z 1 से कम होता है, ठीक है भैया। ये आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पूरा का पूरा था, ठीक है भैया। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ में प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली था, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा भैया अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दो तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। मैंने फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला भी बता दिया आपको, ठीक है। फिर मैंने बताया था गे-लुजैक लॉ में क्या होता है भैया कि यदि आप क्या करो भैया, क्या करो, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो तो प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली होता है, ठीक है भैया। उसके बाद मैंने आइडियल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन कराई और मैंने अलग अलग फॉर्म में आइडियल गैस को ड्राइव करा, ठीक है भैया। अब कल की क्लास में, कल मॉर्निंग में क्लास होगी, ठीक है, 1.5 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। अब टेस्ट होगा तो एक चैप्टर का होगा, ठीक है, शाम को 3rd चैप्टर का। मिलते हैं कल क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।